और आज की कहानी है कंचन भाग 2। राहुल की लाश पेड़ पर लटकी हुई देखकर अर्जुन और नैना के हाथ पैर फूल गए। अर्जुन ने हकलाती हुई जुबान में निधि की ओर देखकर कहा, ये सब कैसे हुआ निधि? राहुल को किसने मारा? राहुल और मैं टेंट में बातें कर रहे थे कि तभी राहुल को आभास हुआ जैसे कोई बाहर से अंदर झांक रहा। राहुल टेंट के बाहर निकल गया। कुछ देर बाद राहुल की घुटी हुई आवाज सुनकर जब मैं बाहर आई तो क्या निधि, आगे बोलो, क्या देखा तुमने? मैंने देखा राहुल की लाश पेड़ पर टंगी हुई थी और एक बेहद भयानक जले हुए चेहरे वाली एक किन्नर राहुल का मांस खा रही थी। अचानक वो धुआं बनकर मेरी नजरों से ओझल हो गई। अर्जुन डरते हुए अपने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा। इसका मतलब ये जगह के बारे में जो अफवाहें मशहूर थी वो सही है। तुम किन अफवाहों की बात कर रहे हो अर्जुन? वो सब बातें बताने का भी वक्त नहीं है नैना। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। हम यहाँ पर अब और नहीं रुक सकते। हम सबकी जान खतरे में। तभी उनके कानों में एक व्यक्ति का स्वर टकराया। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक मैं ना कहूं तब तक। उन तीनों ने पलट कर जब पीछे देखा तो उनके सामने एक 32 वर्षीय नौजवान पुलिस की वर्दी पहने हुए खड़ा था जो उस लाश को घूर रहा था। आप कौन है? मेरा नाम इंस्पेक्टर अरुण है। कुछ दिनों पहले इसी पहाड़ी में मुझे 2 और लाशें मिली थी। उनकी पहचान वर्षा और निखिल के नाम से हुई थी और उनकी लाशें भी पेड़ पर इसी तरह लटकी हुई थी। लेकिन आपके साथ और पुलिस वाले कहाँ हैं? मैं यहाँ पर अकेला हूँ क्योंकि कोई भी पुलिस वाला मेरे साथ इस जंगल में आने के लिए तैयार नहीं हुआ। मुझे लगता है आपको भी यहाँ से चला जाना चाहिए। क्या आप देख नहीं रहे कि मेरे दोस्त को कितनी बेदर्दी से मार दिया गया? आपने सुना नहीं क्या निधि ने क्या कहा अभी? मैंने सब सुना, लेकिन मैं भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता। तभी अचानक देखते ही देखते बहुत तेज हवा चलने लगी और कुछ ही देर में उस हवा ने एक तूफान का रूप ले लिया। अर्जुन, निधि, नैना को एक पल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ये तूफान उन सबको उड़ाकर कहीं दूर ले जाएगा। तभी आसमान में तेज आवाज से गड़गड़ाहट होने लगी। गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि उन चारों के दिल दहल कर रह गए। कुछ ही पलों में अचानक तूफान थम भी गया और बहुत तेज बारिश होने लगी। जैसे ही बारिश की बूंदें उन चारों के शरीर पर पड़ी, उन चारों की आंखें दहशत के मारे फटी की फटी रह गई क्योंकि वो खून की बारिश हो रही थी। अर्जुन ने चीखते हुए इंस्पेक्टर अरुण की ओर देखकर कहा, अब तो आपको विश्वास हो गया, यहाँ से भागो। इंस्पेक्टर कुछ बोल पाता कि तभी नैना चीखती हुई बोली, हमें इस इंस्पेक्टर की बातों में नहीं आना चाहिए। ये खुद भी मरेगा और हम सबको मरवाएगा। भागो यहाँ से। इतना कहकर नैना ने भागने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि चारों तरफ अजीब सी आवाजों का शोर मचने लगा। ऐसा लगता था मानो बहुत से किन्नर चीखते हुए उनकी ओर बढ़े चले आ रहे थे। तभी नैना को सामने एक भयानक काला साया दिखाई दिया जो रात के अंधेरे में बेहद भयानक लग रहा था। देखते ही देखते वो भयानक साया नैना के करीब आकर खड़ा हो गया। नैना ने देखा कि वो करीब 6 फुट का किन्नर था जिसने साड़ी पहन रखी थी और उसके मुंह पर एक लंबा सा घूंघट डला हुआ था। नैना कंपकपाते हुए बोली, कौन हो तुम? उस किन्नर के मुंह से एक बेहद भारी मर्दाना स्वर निकला। इतना कहकर उस किन्नर ने अपना घूंघट उठा लिया। उसका भयानक चेहरा देखकर नैना और सभी के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। वो एक बेहद भयानक चेहरे वाला किन्नर था जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसके लंबे लंबे बाल जमीन तक फैले हुए थे। उसकी आंखें बेहद बड़ी और गहरी नीली थी। नैना को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैर के नीचे की जमीन जम गई हो। अचानक उसने नैना की गर्दन अपने हाथ से दबोच ली और एक ही झटके में उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। नैना की दिल दहला देने वाली चीख उस जंगल में गूंज उठी।
भयानक बला ने अर्जुन और निधि के साथ भी वही किया। दोनों की दिल दहला देने वाली चीख से सारा जंगल सिहर उठा। इंस्पेक्टर अरुण फटी फटी नजरों से उस भयानक मंजर को देखकर कपकपाकर जमीन पर गिर पड़ा। कंचन अपना भयानक चेहरा लेकर इंस्पेक्टर अरुण के पास आकर खड़ा हो गया। उसने इंस्पेक्टर अरुण को चीखने का मौका भी नहीं दिया और उधर सैंडी उस महल की ओर बढ़े जा रहा। वो महल के अंदर प्रवेश करने ही वाला था कि तभी पीछे से आकर किसी ने उसे पकड़ लिया। सैंडी ने देखा तो वो एक बाबा था जिसकी बेहद लंबी दाढ़ी और घनी मूछें थी। साधु चीखते हुए बोला, वहां मत जाओ बेटा। कौन है आप? मैं कौन हूं वो छोड़ो, लेकिन वहां मत जाओ बेटा। तभी सैंडी के कानों में उसके सारे दोस्तों की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। सैंडी बुरी तरह से घबराते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? ये तो मेरे दोस्तों की आवाज है। इतना बोलकर सैंडी चीख की दिशा की ओर भागा, मगर साधु ने बिजली की रफ्तार से सैंडी को पकड़ लिया और डरते हुए बोला, इस वक्त अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो तुम्हारे दोस्तों का हुआ है। तभी उन दोनों के कानों में सैकड़ों किन्नरों की भयानक आवाजें गूंज उठी। उन आवाजों को सुनकर साधु कपकपाती हुई आवाज में बोला, ये तो कंचन की आवाज है। कंचन? हाँ, कंचन के बारे में मैंने पहले कई कहानियां सुनी। ये वही कंचन है क्या? साधु ने सैंडी को जो बताया उसे सुनकर सैंडी के रोंगटे खड़े हो गए। साधु ने सैंडी को बताया कि वो कहानियां झूठी नहीं है। बहुत सालों पहले ये इलाका राजा प्रीतम के राज्य में आता था। कहते हैं कि उस जमाने में कंचन नाम का एक बड़ा ही सुंदर किन्नर रहता था जो राजा प्रीतम का बेहद वफादार था। वो राजा के महल में राज्य की गुप्त सूचनाएं पहुंचाने का काम भी किया करता था। राजा प्रीतम ने उसकी वफादारी से प्रभावित होकर उस दौर में इस पहाड़ी का नाम उसी के नाम पर रख दिया था, कंचन। राजा प्रीतम की पत्नी बेहद सुंदर थी। उसने अपनी पत्नी की देखरेख के लिए भी कंचन किन्नर को रखा हुआ था। राजा प्रीतम की पत्नी दिल ही दिल में कंचन को पसंद करने लगी और कंचन भी राजा प्रीतम की पत्नी को पसंद करने लगा, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कंचन का असली नाम कंचन नहीं बल्कि कमल था और वो कोई असली किन्नर नहीं था। भुखमरी और बेरोजगारी ने उसे किन्नर का वेश लेने पर मजबूर कर दिया था। मगर राजा प्रीतम की पत्नी को देखकर कमल का दिल डगमगा गया। कुछ ही वक्त के बाद राजा प्रीतम की पत्नी भी इस राज को जान गई कि कंचन कोई किन्नर नहीं बल्कि एक मर्द था। कमल शक्ल और सूरत में बहुत सुंदर था। उसका शरीर बेहद आकर्षक था और एक दिन राजा प्रीतम अचानक जब अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचा तो उसने कंचन और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक अवस्था में पाया। ये देखकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने रात के वक्त कंचन को इसी जंगल में लाकर जिंदा जला दिया। मगर वो काली अमावस की रात थी। कंचन मरकर भी यहां से नहीं गया। उसकी आत्मा आज भी इस इलाके में भटकती है। वो जब भी किसी लड़के और लड़की को साथ में देखता है तो वो उनका प्यार पूरा होने से पहले ही उन्हें बेदर्दी से मार देता है। साधु की बात सुनकर सैंडी कुछ सोचता हुआ साधु की ओर देखकर बोला, लेकिन इस महल के अंदर जाने से आपने मुझे क्यों रोका है? सैंडी की बात का साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सैंडी को पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे कि वो साधु उससे कोई बात छुपा रहा है। कुछ देर के लिए सैंडी गहरी सोच में पड़ गया। सैंडी साधु को बहुत गौर से देखने लगा। सैंडी ने देखा वो साधु अभी भी महल को हसरत भरी निगाहों से देखे जा रहा था। सैंडी उस साधु की वेशभूषा को बहुत गौर से देखने लगा। उसने देखा कि उसकी दाढ़ी और मूछें जरूर बड़ी हुई थी, मगर उसने साधु जैसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहने हुए थे। सैंडी ने जब उसके कपड़ों को बहुत गौर से देखा तो सैंडी को वो कपड़े बहुत पुराने दौर के मालूम हुए। सैंडी साधु से बोला, आप मुझे साधु तो नहीं लगते, और आपने कंचन के इतिहास के बारे में इतनी गहराई से कैसे बताया? आप जरूर राजवंश घराने से हैं, है ना? सैंडी ने यह बात बोली ही थी कि तभी उस साधु की आंखें किसी बिजली के बल्ब की तरह चमकने लगी। ये देखकर सैंडी के डर से रोंगटे खड़े हो गए।
और वो बिजली की रफ्तार से 1 फुट पीछे हटकर घबराता हुआ बोला, कौन हो तुम? इतने वर्षों में कोई मुझे पहचान नहीं पाया। तुम जरूर सच्चे इंसान हो। मैं हूं राजा प्रीतम सिंह। अचानक उस व्यक्ति का वेश बदलकर एक राजा में परिवर्तित हो गया। ये देखकर सैंडी की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। घबराओ मत, तुम्हारे अंदर किसी के लिए कपट और मैल नहीं है। इसी वजह से तुम मुझे पहचान गए। जब मैंने कंचन को इस जंगल में जिंदा जलाया था, उसके कुछ दिनों बाद देखते ही देखते मेरे राज्य में एक महामारी फैल गई और सभी लोग उस महामारी से मरने लगे। मैंने अपने राज्य के सभी विद्वान साधु को बुलाकर जब इस विषय के बारे में चर्चा की तो उन्होंने मुझे बताया कि ये महामारी किसी और वजह से नहीं बल्कि कंचन की वजह से फैली है, जिसका असली नाम कमल था। उस साधु ने मुझे बताया एक कमल के न जाने कितनी औरतों के साथ अवैध संबंध थे और न जाने कितने पुरुषों के साथ भी। ये क्या मतलब? कमल एक बहुत ही अय्याश किस्म का था जिसकी नजर मेरे राज्य पर भी थी। इतना कहकर प्रीतम सिंह ने अपना हाथ हवा में लहराया और देखते ही देखते उसके हाथ में एक चमकदार चाकू आ गया। प्रीतम सिंह वो चाकू सैंडी को देते हुए बोला, उस साधु की वरदान की वजह से ही मैं आज तक जिंदा हूं। जब तक कंचन नहीं मरेगा तब तक मुझे भी इस जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। साधु ने मुझे बताया था कि जब कोई बेहद साफ दिल का व्यक्ति तुमसे टकराएगा तो तुम ये चाकू उसे दे देना। अगर वो इंसान सीधा कंचन के दिल पर वार करेगा तो कंचन का अंत हो जाएगा। सैंडी जो थोड़ा डरपोक था, पता नहीं उसके अंदर उस व्यक्ति ने हिम्मत कहां से जगा दी। सैंडी ने उससे वो चाकू छीन लिया और उस दिशा की ओर दौड़ने लगा जहां उसके साथी रुके हुए थे। कुछ ही पलों में सैंडी वहां पहुंच गया, मगर सामने का नजारा देखकर उसके खून में डर की लहर दौड़ गई। उसने देखा उसके दोस्तों की लाशें पेड़ पर लटकी हुई थी। उनमें से एक पुलिस वाले की लाश भी थी। तभी उसके पीछे एक भयानक स्वर टकराया। सैंडी ने जैसी पलट कर देखा तो सामने एक 6 फुट का बेहद भयानक दिखने वाला किन्नर उसके सामने खड़ा हुआ था और उसे गुस्से से देख रहा था। सैंडी की सांस हलक में अटक कर रह गई। सैंडी को डरा हुआ देखकर वो किन्नर हंसता हुआ बोला, तू मारेगा मुझे। सैंडी के हाथ से चाकू छूटने ही वाला था कि तभी उसके कानों में प्रीतम सिंह की आवाज टकराई, वो चाकू उसके दिल में उतार दो बेटा, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। अचानक वो किन्नर सैंडी की ओर बेहद फुर्ती से आगे बढ़ा कि तभी सैंडी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो चाकू उसके सीने में उतार दिया। सीने में चाकू घुसते ही कंचन की हलक से एक जोरदार चीख निकली। देखते ही देखते पूरे जंगल में किन्नरों की आवाज गूंजने लगी और कुछ ही पलों में कंचन राख के ढेर में बदल गई। सुबह हो चुकी थी। अब वहां सैंडी के अलावा कोई नहीं था। सैंडी भारी मन से अकेला वहां से चला गया। वो 5 लाशें पुलिस ने बरामद कर ली और सैंडी आज भी अपने उन दोस्तों को बहुत याद करता है।